नया है युग नया जमाना, नए है पीढ़ी नया तराना। तो बोलो हल्ला बोल बुंदेले हल्ला बोल, ये है नई झांसी और उभरता बुंदेलखंड। बोलो हल्ला बोल बुंदे हल्ला बोल। तुम बोलो हल्ला बोल बुंदेले हल्ला बोल, ये है नई झांसी और उभरता बुंदेलखंड। तो बोलो हल्ला बोल बुंदेले हल्ला बोल। आदर आदाब अभिनंदन आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों। जैसे कि हम अभी तक झांसी बाजार के शोज करते आए हैं झांसी बाजार पॉडकास्ट पे, और अब आपको मालूम है झांसी बाजार पॉडकास्ट का नाम बदल के वाइब नेक्स्ट हो गया है। और पहली बार बुंदेले हल्ला बोल का जो हम शो करते हैं उसको हम वाइब नेक्स्ट पे कर रहे हैं। तो वाइब नेक्स्ट इज नेक्स्ट लेवल वॉइसेस एंड दैट्स द रीजन आज हम उसी सिलसिले में बात करेंगे। शिक्षा जो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है हर एक इंसान को। सो वो शिक्षा प्रणाली क्या होती है, हर शहर को, हर देश को कैसे उठाती है, उसी पे आज बात करनी है। एजुकेशन सिस्टम, राइट? तो हर शहर का एक एजुकेशन सिस्टम होता है और हर शहर के डेवलपमेंट में उसका एक बहुत कारगर महत्व होता है। तो एजुकेशन सिस्टम की अगर हम हायर लेवल पे बात करें, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के मामले में, तो हमारे यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, आप सब जानते हैं, बुंदेले हल्ला बोल का शो भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म लैब में होता है, ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पिछले कुछ सालों से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की उड़ान बहुत ही अच्छी जा रही है और बहुत ऊपर जा रही है, और ये सब पिछले कुछ 4-5 साल में लीडरशिप के अंदर में हुआ है, जिसके लिए हम सब उनके बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वाइस चांसलर साहब ने एक नई पहचान दी है आज के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने नैक NAAC में A++ की रैंकिंग पाई है, जो सिर्फ चुनिंदा कुछ यूनिवर्सिटीज को पूरे देश में मिलती है। यही नहीं, अभी हाल में ही UGC से फर्स्ट कैटेगरी का स्टेटस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को मिला है साहब। और मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि देश में सिर्फ 24 यूनिवर्सिटीज के पास ये ओहदा है। इसके साथ साथ अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी ही हैं जिनके पास कैटेगरी 1 का स्टेटस UGC ने दिया हो। साथ साथ में मीरू यूनिवर्सिटी भी स्थापित हमारे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर में है। यही नहीं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट सेंटर, TEC। भारत में यूपी के अंदर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट सेंटर है जो कि आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में स्थापित है, और इसके लिए ग्रांट भी दिया जाता है कि वहां के बच्चों को स्किल्स में डेवलप किया जाए। इसीलिए वो रिसर्च सिर्फ फाइल में बंद होकर ना रह जाए और उसको मास प्रैक्टिस पे लाया जाए, इसलिए टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल के आधार पे उसको लॉन्च किया जाता है। बहरहाल साहब, ये सब बातें तो हमारी हो गई यूनिवर्सिटी के नाम पर और एक अपर एजुकेशन, लेकिन लोअर एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन में क्या चल रहा है? क्या हम उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी चल रही है, क्या हम उस रफ्तार से और सच्ची रफ्तार से उस तरफ भी काम कर रहे हैं? बेसिक एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव झांसी के अंदर आए और कितने अच्छे बदलाव आए, और क्या ये बदलाव कल के झांसी के निर्माण के लिए पर्याप्त हैं कि इससे और ज्यादा हमें सुधार की जरूरत है? इन सब पे हम आज बुंदेले हल्ला बोल करेंगे, जहां हम आकलन करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन सिस्टम में हम झांसी कहां था, कहां है, और गिवन द फैक्ट हम जहां हैं, जिस सिचुएशन पे, वहां से कहां जाने वाले हैं। और इस महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए जो हमारे साथ गेस्ट आ रहे हैं, दे आर रियली वेरी एमिनेंट मेंबर्स। आई एम वेरी प्राउड टू से, गर्व है मुझे कहते हुए कि वो लोग, वो शख्सियत इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जो बात करना चाहते हैं कि हमारे बुंदेलखंड और झांसी की शिक्षा प्रणाली किस तरह से चल रही है, उसके लिए क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं। और बहुत ही जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस्ड पीपल आए हैं, बहुत ही गणमान्य लोग आए हैं, और उम्मीद करते हैं आप पेरेंट्स को इससे बहुत मदद मिलेगी कि आप अपने बच्चों के लिए किस तरह का स्कूल आपको लेना चाहिए। तो मैं आपको मिलवाना चाहूंगा, आगरा में देयर इज अ वेरी प्रोमिनेंट स्कूल कॉल्ड शेरवुड कॉलेज। This beautiful architecture is been there from last 20
more than 20 years probably. और 3 विजनरी लोगों ने मिलकर के ये स्कूल को स्थापित किया है। मिस्टर नीरज खत्री जो कि बीटेक आईआईटी ग्रेजुएट हैं, मिस्टर परवेज मुख्तार जो कि बीबीएस मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से स्कॉलरशिप होल्डर रहे हैं, और मिस्टर जावेद अहमद मास्टर इन कॉमर्स एंड बैचलर इन एजुकेशन करा हुए हैं। और एक इनके यहाँ से जो इनके प्रिंसिपल हैं, जिनके पास बहुत ही अच्छा एक तजुर्बा रहा है, बहुत ही अच्छी उनकी पढ़ाई रही है, वो भी बीटेक हैं, एलएलबी हैं, मैडम प्रीति खत्री जी की मैं बात कर रहा हूँ। प्रीति मैडम जी को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है। शी इज द प्रिंसिपल देयर, शी इज अ बीटेक एलएलबी ग्रेजुएट, और उनके पास एक ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से ज्यादा का प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस है। द टाइप ऑफ नॉलेज विच शी विल इम्पार्ट, आई एम श्योर आप सबके बहुत काम आने वाली है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके की फैसिलिटीज वो अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने कॉलेज अपने जगह से दे रहे हैं, वो अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है टू एनी स्कूल इन इंडिया। इसी तरीके से हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, उनका भी एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। वो भी एजुकेशन के क्षेत्र में ऑलमोस्ट 20 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस रखते हैं। और इनकी जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, इनके उसमें वीरेंद्र राय जी, विशाल राय जी, विकास राय जी, वर्षा राय जी, ये लोग पीपल हैं जो टीम में मेंबर में हैं। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं वो मिस्टर नितिन विलियम्स हैं। Mr. Nitin Williams has been, steering this particular Blue Bells group of schools from now almost a good amount of time, and the way he takes care of his students, he has been known, और प्यार से उनके जो students हैं उन्हें Mr. Cool Principal भी बोलते हैं। So ये एक reputation है जो उन्होंने प्यार से कमाई है अपने students के द्वारा। और आज मैं कहना चाहूँगा Blue Bells group of schools के साथ एक added advantage है। वो एडेड एडवांटेज ये है कि ये एकमात्र स्कूल होगा झांसी के अंदर जहां पे सीबीएसई बोर्ड भी है, आईसीएसई बोर्ड भी है। सो यू हैव अ चॉइस गोइंग देयर इन टर्म्स ऑफ चेकिंग कि आपको सीबीएसई में करवाना है अपने बच्चे को कि आपको आईसीएसई में कराना है। गिवन द फैक्ट जिस तरह की फैसिलिटीज उनके पास है, दे मेंटेन सम हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ रिक्रिएशन, और ऐसी कई चीजें वो करवाते हैं जहां आपके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। सो आई थिंक ही विल इम्पार्ट सम वंडरफुल information, knowledge on terms of education system, what school should you be counting upon when it comes to your child education. मेरा ये शो पूरा सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आपकी मैं मदद कर सकूं आपके बच्चों को एक सही शिक्षा का संस्थान चुनाव करवाने में, और 4 चीजें और आपके दिमाग में डालूं जब आप अपने बच्चे के लिए एक शिक्षा के संस्थान को देखने जाएं। तो चलिए साहब, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, सीधे रुख करते हैं अपने गेस्ट का और आपको उन सबसे मिलवाते हैं। तो ज्वाइन मी इन वेलकमिंग माय गेस्ट मिस्टर नितिन विलियम्स एंड मैडम प्रीति खत्री जी। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे गेस्ट जो आ रहे हैं आपको शिक्षा प्रणाली पे जानकारी देने के लिए, वो आ चुके हैं। अत्यंत खुशी है मुझे इस बात की कि मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उनसे। आइए हम अपने गेस्ट को वेलकम करें। और हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर नितिन विलियम्स, जो कि प्रिंसिपल हैं ब्लू बेल्स ग्रुप स्कूल्स झांसी के। और हमारे दूसरी गेस्ट हैं मैडम प्रीति खत्री जी, जो अगेन शेरवुड कॉलेज ऑफ नगरा झांसी से आए हैं। मैम, सर, हार्टिएस्ट वेलकम टू बोथ ऑफ यू। और हम ये शो जो करते हैं दैट्स बुंदेली हल्ला बोल। द आइडिया, द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर शो इज अबाउट जिस चीज़ों पे एक ह्यूमैनिटी या ह्यूमन कम्युनिटी को फर्क पड़ता है, चाहे आप एजुकेशन ले लें, चाहे आप मेडिकल ले लें, चाहे आप उसे रियल एस्टेट ले लें या बैंकिंग ले लें, या किसी भी सेक्टर्स में जिसमें हम एक ग्रोथ को एनालाइज करना चाहते हैं, उस पर शो आधारित किया गया है। हमारी कोशिश ये है देखने की कि हम झांसी में पहले कहाँ थे, आज हम कहाँ पर हैं, और जो आज हमारे पास सुविधाएं हैं उसको लेकर के हम झांसी पे कितना स्केल कर सकते हैं, इस चीज को हम थोड़ा मापने की और गॉज करने की कोशिश कर रहे हैं इस शो के द्वारा। बुंदेले हल्ला बोल का ये प्रथम शो हम कर रहे हैं मैम वाइब नेक्स्ट के एपिसोड में। वाइब नेक्स्ट हमारा पॉडकास्ट चैनल है, झांसी बाजार के थ्रू आता है ये। झांसी बाजार के अलग अलग चीजें हैं जिसमें वाइब नेक्स्ट इनका पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, और बुंदेले हल्ला बोल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये शो की हमारी थीम है। तो आपका एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत। और मैं बिना समय गंवाए आपसे सीधे प्रश्नों पर आता हूँ। मेरा पहला प्रश्न जो है सर, वो नितिन विलियम सर आपके लिए है।
एंड आई एम श्योर यू लव टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आप झांसी से हैं, आपने शिक्षा प्रणाली को बहुत समय से देखा है झांसी के अंदर। तो मेरा जो क्वेश्चन है सर कि आई वांट टू चेक व्हाट डू यू थिंक ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन झांसी इज considering the fact that whatever the education system was when we were kids in Jhansi till the time we are here today, and now when the big brands of the nation like GD Goenka or an Allen or DPS is already here, and then there are other institutions, big brands like APJ, Podar and Presidium type of names are there in the field, supposed to come anytime because the Jhansi is opening up with Bida coming into and stuff like that. तो मेरा आपसे पूछने का तात्पर्य ये है साहब कि जो एजुकेशन की शिक्षा प्रणाली हमारी झांसी में थी, बुंदेलखंड में थी जब हम लोग पहले से थे, और उसके बाद एक वक्त था जब मिशनरीज के स्कूल आए, फिर एक नाम RLPS का आया, सुविधाएं बढ़ी और अच्छे सिस्टम्स आए, आज ब्लू बेल्स हैं, आज आपका शेरवुड कॉलेज है, आज बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसके बाद आज बड़े बड़े नाम हैं जो आने को बैठे हैं जहाँ से। आपका क्या कहना है कि हम समय के अनुसार चल रहे हैं, समय से तेज चल रहे हैं, समय से पीछे चल रहे हैं? आप थोड़ा इस पर बोलें। वेल, अगर हम देखा जाए तो एक पुराने जमाने में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था जिसमें कि एक अलग एक गुरु और शिष्य का एक अच्छा एक डिफरेंट रिलेशनशिप हुआ करता था। उसके बाद फिर क्लासरूम सेटिंग्स आई और आपने देखा होगा जैसे कि पहले क्रिश्चियन इंटर कॉलेज कैंप वो था, कॉलेज था, GIC था, लोकमान तिलक थे और बहुत सारे स्कूल थे, सेंट फ्रांसिस, क्राइस्ट द किंग, सेंट मार्क्स और बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल्स भी हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चेंज आता गया उस हिसाब से लोगों ने अडेप्टेशन करना शुरू कर दिया। और झांसी में आपको बताऊं हमेशा से ग्रोइंग सिटी रहा है और सूनर और लेटर आती चीजें हैं लेकिन बहुत समय से आती हैंगी। तो ये ड्रास्टिक चेंज जो आ रहे हैं, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, there is nothing permanent except change. So these are the changes what are coming up in the society and this is what the people want कि एजुकेशन के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज अब कोई भी पेरेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर हम देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स आ रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत चेंज होता जा रहा है एंड दिस इज गुड बिकॉज दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि आज का बच्चा चाहता है, उसके अंदर भूख है, ललक है एजुकेशन की, तो वो चाहता है कि उसको वो सारी चीजें मिले, वो सारी सुविधाएं मिले जो उसको वो सोच के बैठा हुआ है, जो कि नॉर्मली क्या होता था कि हर बड़े शहर में उसको मिला करती थी। तो आज उसको बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज झांसी शहर में ही वो सारी चीजें उसको अवेलेबल है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। वेरी नाइस, करेक्ट, सही कहा सर आपने। मैं पूरी तरह से आपसे इस बात पर सहमत हूँ कि जो भी चीज़ अभी तक हुई झांसी के लिए वो बहुत अच्छी हुई है। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है सर कि अभी देखा जाता है वी आर गोइंग स्टडी, वी आर गोइंग विद द पेस ऑफ द टाइम व्हिच इज फाइन, राइट सर? ओके, सो लेट मी जस्ट टेक वन क्वेश्चन विद प्रीति जी जो मैं समझना चाहता हूँ और मैम आपके और हमारी बातों के द्वारा हमारी ऑडियंस भी समझेगी। एक्चुअली व्हाट डिफाइंस एन एजुकेशन सिस्टम? Actually, what defines an education system? Is it a curriculum? Is it the board? Is it the infrastructure? Or is it the atmosphere of the school? Or is it the faculty of the school? What actually defines an education system? इस पे अगर आप बता सकें कि शिक्षा प्रणाली हम क्या मानते हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, एक अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छे टीचर्स का महत्व क्या है, एक अच्छा जिसे कहते हैं ना एटमॉस्फेयर, तो आप आपके हिसाब से क्रम वाइज आप कैसे पहले रखेंगे ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए? तो बहुत आसान हो जाता है बोलना कि सभी का एक वो है, तालमेल है, लेकिन अगर आप अपने एक्सपीरियंस से हमें बता पाए कि कोई सब पेरेंट समझ पाए कि किस चीज को पहले देखना चाहिए, किस चीज तो प्लीज जरा इस पे थोड़ा प्लीज। जी सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। थैंक यू। इसको मैं इस तरह से कहना चाहूंगी कि एजुकेशन का पूरा मतलब ही चाइल्ड स्टूडेंट होता है, बट एक स्कूल के लिए स्टूडेंट, उसके बाद उसके टीचर्स, उसके बाद पूरी मैनेजमेंट, उसके बाद पेरेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इम्पोर्टेंट है। रीजन कि कोई भी किसी चीज के भी बिना हम काम नहीं चला सकते। प्रायोरिटी में आप देखा जाए तो बच्चे और टीचर्स हैं और स्कूल है, क्योंकि किसी बच्चे का अगर पेरेंट नहीं भी होता है या कोई पेरेंट आउट ऑफ स्टेशन भी होता है फिर भी बच्चा पढ़ता तो है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम या ज्यादा होता है
फिर भी बच्चा पढ़ता है, Correct. ठीक है ना। टीचर्स अच्छे कॉम्पिटेंट होते हैं या लेस कॉम्पिटेंट जी। होते हैं, फिर भी बच्चा पढ़ता है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी भी स्कूल को रन करने के लिए, किसी भी एजुकेशन सिस्टम को चलाने के लिए बच्चे जो होते हैं दे आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, एंड एज अ पेरेंट एंड एज अ स्कूल अथॉरिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें बच्चों को अपनी सबसे ज्यादा महत्व देना है, उनकी पढ़ाई, उनका स्किल डेवलपमेंट और उन्हीं का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा मेन फोकस होता है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि एक एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट का सपोर्ट उसको और बेहतर बना देता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके और स्किल्स अपडेट कर देता है, अच्छे टीचर्स, अच्छे ट्रेन टीचर्स उसे और अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए और अच्छी सपोर्ट देने के लिए, अच्छा मेंटरशिप देने के लिए तैयार हो जाते हैं, इक्विप्ड हो जाते हैं। इसी तरीके से मैं कहूंगी एवरीवन इज इम्पोर्टेंट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट हम सब जानते हैं बच्चे होने चाहिए, क्योंकि इन सबका होना बिना बच्चों के पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने मैम, आई कंप्लीटली एग्री, और बहुत ही अच्छे तरह से आपने इसको समझाया, थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से आई। अभी नितिन जी की तरफ रुख करेंगे। नितिन जी, हम थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि जैसे कि मैम ने बताया कि एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स आते हैं जो एक शिक्षा प्रणाली को इसको बनाती है, सशक्त बनाती है, मजबूत सुदृढ़ बनाती है, ऑल दैट। सो इन टुडेज एनवायरनमेंट व्हाटएवर द एजुकेशन सिस्टम इज, जो भी शिक्षा प्रणाली है, क्या ये यही है कि इसको बेहतर करने की भी रूम है, जगह है जहां इसको और ऊपर उठाया जा सकता है, इसको और सशक्त किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसमें क्या ऐसे सुधार हो सकते हैं एक पूरी टीम के द्वारा, एक प्रिंसिपल के अंडर में जो पूरी टीम होती है, मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जो पूरी टीम होती है स्कूल्स की, क्या डे बाय डे उन पे सोचते हैं वो कि कैसे हम इसको एजुकेशन के स्तर को और बढ़ाएं, तो वो कैसे होता है, वो क्या होता है, इस पे थोड़ा। सर देखिए, हर स्कूल में एजुकेशन मिलती है, हर स्कूल में एक अपना एक सिस्टम है जिसमें कि बच्चा एजुकेट होता है और आगे चल के वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रॉस करता है। लेकिन आज की जो नई शिक्षा प्रणाली है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें अगर आप देखें तो हर रीति से बच्चों के लिए कैसे उनका अच्छा एक रुख हो सकता है, कैसे उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटीज हो सकती हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें स्कूल के बेसिस पे हमें अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। उसके लिए जरूरी है कि देयर शुड बी सम ट्रेनिंग सेशंस फॉर द टीचर्स, बिकॉज अगर ये सेशंस नहीं होंगे, अगर हम नई चीजों को अगर हम अपने लोगों को नहीं बताएंगे तो वो अपने आने वाली जनरेशंस को कैसे बताएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सी अपग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जैसे क्या होता है कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए व्हाट आई डू इज एवरी संडे आई गो टू अ थिएटर एंड आई वॉच अ मूवी। व्हाई? बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा जो आने वाले जमाने में, आने वाले टाइम के लिए जो सीखना चाहता है, उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। अगर मैं अपने आप को अपग्रेड ना करूं तो क्या होगा कि मैं अपने टीचर्स को अपग्रेड नहीं कर सकता। अगर मैं अपने टीचर्स को अपग्रेड नहीं कर सकता तो मेरे बच्चे कभी भी अपग्रेड नहीं हो सकते, और दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम इज। नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक अच्छा रुख अपना लिया है जिसमें कि देयर आर शॉर्टकट्स, और अगर आप देखें तो चैट जीपीटी, आई डोंट रिमेंबर दोस नेम्स, बट देन these are the things what is actually giving shortcuts to the children, and this is what every child is looking forward for the shortcuts. So मेरा ये मानना है कि अपने आप को अपग्रेड करना, अपने पूरे सिस्टम को अपग्रेड करना, that is what is required, and then whatever comes in your life, like whatever is coming up nowadays, we have to change according to the time. So as जैसे कि मैंने पहले बोला, there's nothing permanent except change, so obviously this change has to come and we have to really respond with this change. Correct, sir. Thank you so much for giving us this wonderful explanation on this, sir. तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी समझा कि शिक्षा प्रणाली क्या थी झांसी में, आज क्या है, और अब ये किस तरह से शेप ले रही है, इसके स्तर को हम कैसे उठा सकते हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, इसी तरीके से अब हम समझेंगे और आगे चलते हुए कि आज शिक्षा प्रणाली की क्या कीमत हो गई है, और इस कीमत को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या इसका कीमत बढ़ना हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए जरूरी है। इन सब पे बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद, और जल्द वापस आइए इन सब का सवाल का जवाब साहब लोगों से लेते हैं।
शिक्षा प्रणाली पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्टीम गेस्ट मैडम प्रीति खत्री जी शेरवुड स्कूल से और मिस्टर नितिन विलियम्स पब्लिक ब्लूबेल्स पब्लिक ग्रुप ऑफ स्कूल से हमारे साथ बैठे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। आइए एक और कुछ अच्छी चीजें इन लोगों से जानते हैं। सो मैम, नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट द एंटायर एजुकेशन गेटिंग एक्सपेंसिव दीज डेज। हर जगह हर चीज में होता है, ऐसा नहीं है कि हमसे कोई पुराने से कंपेयर कर रहे हैं, बट given the diverse economic background in the city, because every strata has different diverse earnings and all that, given the fact कि diverse हमारे बहुत तरह के jobs हैं, तरह के salary structures हैं, उसको दिमाग में रखते हुए what we wanted to check with you is this: एक quality education के access जो है वो एक हर घर के ऊपर जाए, इसका ध्यान schools कैसे रखते हैं? To put it in perspective, how can a good education be imparted to each and every strata of the society so that every family benefits, every children get nurtured, if you just can? जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एजुकेशन हर बच्चे का हक है जी, इसे हम मानते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं, अगर सर मैं देखूं तो झांसी में एजुकेशन उतनी एक्सपेंसिव नहीं है एज कंपेयर टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया। इट इज क्वाइट इन कंट्रोल, आई फील दिस। बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है, मतलब यहाँ पे गुड क्वालिटी एजुकेशन आपको हर मोस्टली स्कूल्स में मिलेगी, एंड इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। यस, समवेयर यू मे फाइंड इट एक्सपेंसिव, क्योंकि हर बंदे की पेइंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी कि हर स्कूल्स में इस तरह की पॉलिसीज इंडक्टेड हैं, प्रेजेंट हैं, जिसमें वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि जिन बच्चों को थोड़े से वो इकोनॉमिकली वीक हैं और सिंगल पेरेंट हैं, या उनके पास कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके पेरेंट्स के पास, तो उनको हमेशा हेल्प दी जाती है। आई वुड मैं ये सारे पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि किसी भी बच्चे का आप पढ़ाई का हक मत छीनिए, स्कूल्स में जाइए, अपनी बात रखिए और बच्चे को पढ़ाइए, क्योंकि बच्चे के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, स्कूल्स के पास बहुत सारे वेज होते हैं, गवर्नमेंट की बहुत पॉलिसीज होती हैं, सीबीएसई की बहुत ऐसी पॉलिसीज हैं, आईसीएसई की बहुत ऐसी पॉलिसीज हैं जो हर बच्चे को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो जैसे आप कह सकते हैं कि अगर आप, जैसे हमारा जहाँ स्कूल है, मैं कहती हूँ वहां के पेरेंट्स में की इतनी हाई पेइंग कैपेसिटी नहीं है। सो आई हैव सीन कि अगर एक पेरेंट ये सोचे कि मुझे एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि हम देखते हैं ना बच्चा और भी बहुत जगह पैसे खर्च करता है, पेरेंट आते जाते हैं यहाँ वहां बाहर, वहां भी बहुत खर्च करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बहुत बच्चा खर्च करता है। अगर बच्चा पूरे अटेंशन से स्कूल पे ही ध्यान दे, स्कूल की ही पढ़ाई पर ध्यान दे, तो आई फील इतना उसको एक्सपेंस लेना ही नहीं पड़ेगा जितना वो सोचता है कि पेरेंट कि अब के समय में जरूरी है। बट बहुत सारे ऐसे आपको वो हेल्प मिलेगी कि आप इस एजुकेशन को बच्चे की विदाउट एनी इंटरप्शन आप इसे जारी रख सकते हैं। सर, द आइडिया ऑफ व्हाट वी हर्ड फ्रॉम प्रीति जी कि कॉस्ट तो बढ़ रहा है, हर चीज पे प्रेशर तो है, तो क्वेश्चन is education becoming a business? So allow me to explain this. When I say education becoming business, obviously it is a business. It's a lot of investment which happens to give quality education. But is it about profits and margins? And if it is about profit and margin, do we keep the time also in mind, and how much time, shorter or longer period, does the profit margins being calculated?
तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर ये व्यवसाय है तो व्यवसाय प्रॉफिट और मार्जिन भी किया जाता है। चलिए मान लिया प्रॉफिट और मार्जिन भी देख रहे हैं हम व्यवसाय में, तो कितने समय में हम कितना प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं? क्योंकि जो सोचता है इंसान उससे सोचता है कि शिक्षा एक नई पीढ़ी बना रही है, एक नया देश को बना रही है, तो एक वो पेट्रियोटिक फीलिंग भी रहती है। आई एम श्योर जब आप अपनी मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठते होंगे तो कहीं ना कहीं ये बात आती होगी कि भाई इतना प्रेशर नहीं दे सकते हैं, बिकॉज हम एक निर्माण कर रहे हैं कल का, अपने सिटी का, अपने देश का। तो क्या ये सब चीजें रखी जाती हैं, उस पर एक गहन विचार विमर्श होता है? तो कैसे आप लोग इसको कंटेन करने की कोशिश करते हैं, प्लीज? शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कि अगर आप देखें तो हर लेवल पे अलग अलग तरीके से एक आधुनिक चीजें हैं जो यूज होती हैं। आई मीन टू से दैट सी एट टाइम्स अगर वी हैव टू ट्रैवल टू दिल्ली फ्रॉम झांसी, तो क्या होता है कि उसके लिए बहुत सारी ट्रेन्स हैं। जर्नी वही है, सेम है, पहुंचना एक ही मंजिल पे है, दिल्ली। लेकिन अगर हम एक ट्रेन को देखें जहां पे एक जनरल डिपार्टमेंट भी होता है, एक स्लीपर क्लास भी होता है, एक थर्ड एसी भी होता है, एक सेकंड एसी और फर्स्ट एसी भी होता है। It depends upon person to person. At times the parents they want that there should be some good system or maybe वो सारे privileges उनको मिले जो नॉर्मली बड़े शहरों में मिलते हैं। और जैसे प्रीति जी ने भी बोला कि एक नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है जो कि झांसी के अंदर हर स्कूल के अंदर है, अभी वो पार हेड नहीं गया जो कि बड़े शहरों में देखने को मिलता है। तो अगर हम देखा जाए तो दिस इज अ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, बट देन ऑन द अदर हैंड हमें सिर्फ ये चीज देखना पड़ती है कि क्या कहते हैं, हाउ कैन वी मेक आवर चिल्ड्रन टू बी मोर एडवांस। क्योंकि अगर आप देखें आज घरों में, ज्यादातर घरों में एयर कंडीशनर्स लगने लगे हैं, बच्चे खेलना कूदना उनका मिट्टी में खेलना बंद हो चुका हैगा, हर चीज पक्की हो चुकी है, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, मोबाइल फोन्स हो चुके हैं जहां पे कि फिजिकल हेल्थ रह नहीं गई है। लेकिन एवरी पेरेंट लुक फॉरवर्ड कि उसका जो बच्चा है जब वो स्कूल में जाता है तो उसको स्कूल के अंदर वो सारी सुख सुविधाएं मिले जो शायद वो अभी लैक कर रहा है, जो हम लोग ने अपने टाइम पे करी। जब हम लोग मिट्टी में भी खेलते थे, बारिश होती थी तो बारिश में नहाते भी थे और घूमने जाया करते थे। लेकिन आज का बच्चा बहुत फोकस है, तो उसके लिए उसको जरूरत है कि कुछ ऐसी चीजों की जो स्कूलों में मिलना जरूरी है। और यही हर एक स्कूल की कोशिश होती है। आप जितने भी आप ए से लेके जेड तक आप जितने भी स्कूल्स देख रहे हैं, हर स्कूल में वो शिक्षा का क्षेत्र है जिसमें कि हर बच्चा अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करे और उसे कहीं पे भी ऐसी कोई हीन भावना ना आए कि दैट वी आर इन अ स्मॉल टाउन बट वी आर इन अ बिग सिटी। एंड दैट इज व्हाट द डिफरेंस एवरी स्कूल मैनेजमेंट इज डूइंग फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। नहीं, अच्छा लगता है सर सुनकर के जब एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सच अ रिप्यूट टॉक्स ऑन सर्टेन थिंग्स दैट एवरीथिंग इज बीन टेकन गुड केयर ऑफ। व्हेन हाँ, एक कॉस्ट प्रेशर है, एक प्रॉफिट, एक बिजनेस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ये भी देख रहे हैं कि हमें हर बच्चे को सपोर्ट करना है उनके एजुकेशन में। वी अंडरस्टैंड द प्रेशर्स ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन्स एंड स्टफ लाइक दैट। वी आल्सो अंडरस्टैंड टुडे व्हाटएवर इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव इन करंट सिनेरियो इन झांसी एंड बुंदेलखंड, कल और महंगे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। जैसे सिटी ग्रो होता है, ऑब्वियसली हर की एक्सपेक्टेशन ग्रो हो जाती है और ब्रांचेस खुलती है नए नए, तो कल को प्रेसिडियम भी आएगा, बड़े नाम आएंगे और मे बी एमिटी स्कूल और ये सब भी आएंगे, प्रेसिडियम एंड ऑल पोदार। आज भी हमारे पास बाहर के ब्रांड्स झांसी में है, जीडी गोइंका है, एलन है, डीपीएस है, जैसे कि मैंने कहा, सबका अपना अपना एक दायरा है, सब अपने अपनी तरह से अच्छी देने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन बहुत अच्छी बात है। एक पेरेंट के लिए मैम, एक पेरेंट के लिए जो अपने बच्चे पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए टू इन्वेस्ट इन एन इंस्टीट्यूशन वेयर ही थिंक्स फॉर द नेक्स्ट 12 years he'll get the best value proposition out of it. So my question directly comes to the point कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे ऑडियंस जो मेरे अपने बच्चों को शिक्षा पे ले जाना चाहते हैं, शिक्षा के दौर शुरू करवाना चाहते हैं, उनको एक इंस्टीट्यूशन में जाए, ठीक है आज सबके पास पैसा है, सब, लेकिन उनको सबसे पहले देखना क्या चाहिए? पैसे तो सभी खर्च कर सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं, पर क्या दिमाग में रखें उन फैक्टर्स को लेकर के आप एक स्कूल को एनालाइज करें? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा। देखिए, एक एज अ पेरेंट हम जब किसी स्कूल की तरफ देखते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि अपना प्रेशियस पार्ट ऑफ योर लाइफ, अपना बच्चा आप किसी स्कूल को देते हैं तो फुल फेथ में देते हैं, तभी आप उस स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराते हैं।
तो स्कूल में एज अ पेरेंट, क्योंकि हर पेरेंट की खुद की अपनी कुछ आइडियोलॉजी होती है, कुछ अपना सोचना होता है कि मुझे चाहिए बच्चा जिसको खूब सारी एक्टिविटीज मिले, खूब सारा इस तरह के स्किल्स डेवलप हो। किसी बच्चे पेरेंट का ऐसा सोचना होता है कि मेरे बच्चे की एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। किसी बच्चे का पेरेंट का ये होता है, कुछ का ये होता है कि मेरे बच्चे को बहुत अच्छे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज मिले, और कुछ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ऑल राउंडेड इंडिविजुअल बने। जी, तो मैं तो झांसी के पेरेंट्स से यही कहूंगी, आपको सब तरीके के स्कूल्स मिलेंगे, जाइए, विजिट करिए स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करिए, पता करिए कि कितनी फैसिलिटीज हैं और कितना उनका यूज हो रहा है, टीचर्स कैसे हैं, क्या वो ट्रेन्ड हैं, प्रॉपरली उनकी ट्रेनिंग हो रखी है, क्या वो उस फैसिलिटी को रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं। वहां से आपको समझ में आएगा कि बच्चे की पढ़ाई पर और उसके स्किल डेवलपमेंट पे जिस स्कूल में आपको लगे कि अच्छा मॉनिटरिंग हो रही है, मेंटरिंग हो रही है, और इस तरीके से पेरेंट को इजी होगा ये समझने के लिए कि मुझे किस स्कूल की तरफ जाना चाहिए। तो जैसे कि मैम ने हमें बताया अभी कि देयर आर सिचुएशंस कि झांसी में अच्छे स्कूल्स आ रहे हैं, फैसिलिटीज अच्छी बढ़ रही है, बट एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। तो प्रेशर्स कॉस्ट पे भी है, मार्जिन्स पे भी है, और ऑफ कोर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, सारी सुविधाएं देने की कोशिश हर कोई कर रहा है। हमारे झांसी सिटी, नया झांसी और उभरता बुंदेलखंड है, तो सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। इस एक नोट पर जहाँ अभी मुझे बताया गया कि आपको सुनने में आया कि कैसे कॉस्ट कंट्रोल किया जा रहा है, कैसे हम धीमे 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 शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ एक निश्चित कैटेगरी को देखते हुए। इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, लौट के हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर और एग्जामिनेशन प्रणाली के ऊपर और ट्यूशन और कोचिंग के ऊपर। क्या आप ये मिस करना चाहेंगे? नहीं ना? जल्दी से हमारे साथ वापस जुड़िए एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। थैंक यू। हमने अभी तक अपने एस्टीम गेस्ट से शिक्षा प्रणाली यानी कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझा, उसमें सुधार क्या हो सकते हैं वो समझा। उसके बाद हमने समझा कि एजुकेशन प्रणाली पे आज के जो कॉस्टिंग का प्रेशर है, फीस स्ट्रक्चर एक्सपेंसिव हो रहा है, लेकिन साथ में सुविधाएं कैसे बढ़ रही हैं। आप भी अपने बच्चों को बाहर के स्कूलों के थ्रू के जैसा एक अच्छा सेटअप दिखाना चाहते हैं, एक अच्छा सेटअप में पढ़ाना चाहते हैं, नई नई चीज़ें सिखाना चाहते हैं, और उनकी भी कोशिश वही है कि वो भी आपके बच्चों को वैसी सारी चीज़ें प्रदान कर सकें। लेकिन चूंकि जैसे कहते हैं ना, हर एक अच्छी चीज़ के पीछे एक प्राइस होती है, उसको कैसे मैनेज करते हुए वो आगे बढ़ा सकें, शिक्षा का स्तर झांसी और बुंदेलखंड के अंदर उस पर वो लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब आता है सवाल कि कॉस्टिंग को हटा दें, हम शिक्षा को हटा दें, तो और क्या, किस तरीके से हमारे बच्चों को का विकास स्कूल्स करते हैं, उस पर बात करते हैं थोड़ा। और इसमें हम कई सारी चीजें बात करेंगे, तो आई एम श्योर आप लोग को मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। सर, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा जो कि मुझे बहुत जरूरी लगता है लेना, और मैं पिछले कुछ सालों से ज्यादा देख रहा हूँ ट्रेंड में। जैसे कि पहले स्कूल हुआ करते थे, वो एक शिक्षा के लिए पर्याप्त जगह होती थी। एक बच्चा जाता था, आधा दिन 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, 2 बजे तक अपना समय निकालता था, अपने गुरुओं से अच्छा कुछ सीख के आता था, शाम को प्रैक्टिस करता था, सोता था, खाता था, फिर प्रैक्टिस करता था, और उसके बाद एक उसका एग्जाम का वक्त आता, जब पढ़ते पढ़ते तैयारी कर। उसके बाद सर हमने देखा हमारे वक्त में ही एक नया सिस्टम शुरू हुआ जिसे ट्यूशन कहा गया। तो स्कूल ट्यूशन स्टार्ट हुई, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इस सब्जेक्ट में कमजोर हो
माँ बाप ने बोला अच्छा ट्यूशन ज्वाइन कर लो। अच्छा ये ट्यूशन का भी टीचर से आया कि बच्चों के कैसे दिमाग में आया कि हम बाहर जा रहे हैं, सर ने बोला आप अलग से आ जाओ, क्या हुआ कैसे हुआ उस पर बात नहीं करेंगे, पर ये चल गया स्प्रिंट। अब आज के जमाने में एक दूसरी चीज आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे संस्थान सामने आ रहे हैं जो कोचिंग चला रहे हैं। अब कोचिंग का मतलब ये हुआ कि पैसे की बात नहीं करेंगे, जबकि वो एक स्कूल की प्रणाली जितना ही पैसा मांग लेते हैं, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि अगर बच्चा 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक स्कूल में है, वो लौट के आया नहीं, खाना खाया नहीं, सोया नहीं और कोचिंग भागता है, और कोचिंग में अलग से 3-4 घंटे देता है, क्योंकि कोचिंग अब एक सब्जेक्ट नहीं रह गया, पूरे 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कितना बच्चा एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना बच्चा ले सकता है, कितना प्रेशर वो लेगा जहां उसका एजुकेशन का स्तर बढ़े। So my question is very straight, and I just want to reiterate to my point that earlier the schools were enough, then the school plus tuition subject specific started happening. Today what is happening is a school plus coaching for all the subjects happening. So is the child has the bandwidth to absorb everything? What do you want to say about that? Well, this is not possible at all that the child can absorb everything. We still remember years back when we were students, we had our own time, leisure time, family time. Then parents used to take care of everything. और एक अलग एक रिक्रिएशन टाइम हुआ करता था जो कि गेम्स और स्पोर्ट्स में भी हुआ करती थी। जी। बट देन विद टाइम टू मच ऑफ प्रेशर द चिल्ड्रन आर टेकिंग। मे बी शायद हो सकता है पेरेंट्स इस चीज के लिए जो है जिम्मेवार हैं, क्योंकि टू मच ऑफ प्रेशर किस बात के लिए, जैसे आपने कहा कि कोचिंग कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, उसके बाद फिर सारे सब्जेक्ट की बाकी को छोड़ के, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन व्हाट दे वांट दैट द चाइल्ड शुड बी मूविंग ऑन विद, राइट। सो अब अगर देखा जाए तो दिस इज ऑल द स्टेटस सिंबल व्हाट एट टाइम्स द पेरेंट्स आर ट्राइंग टू मेक इट, कि ये हमारा स्टेटस सिंबल है कि भाई हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, भाई कोटा में पढ़ रहा है या कोई रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, और वहां से अब कुछ नहीं, वो तो सीधा सीधा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा जी। तो लेकिन ये चीजें क्या हो रही है, पॉसिबल नहीं हो रही है, क्योंकि आज अगर आप कोटा में देखें, कोटा एक इंडस्ट्री बन गई है, इसको कहते हैं मशीन बन गई है, जिसमें कि बच्चे का दिमाग कितना कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, उसमें से मिनिमम कुछ परसेंटेज है जो बच्चे कर पाते हैं। आज अगर देखें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, आईआईटी या नीट एग्जामिनेशन के लिए लाख सवा लाख सीट्स होती हैं, उसमें कम से कम तो 28 से 30 लाख बच्चे बैठते हैं हर साल। उसके बाद क्या होता है रिजल्ट, व्हाट द अदर्स विल डू। सो ये प्रेशर है जो आज आप न्यूज़पेपर में भी, अगर आप कोटा के न्यूज़पेपर में देखेंगे तो टू मच ऑफ प्रेशर इज डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन। तो वो हैप्पीनेस कहाँ गई साहब? एक हैप्पीनेस जो थी, एक बच्चे के अंदर जो खुशी थी, एक खुशी का माहौल था, वो जानता था कि हमारा फैमिली टाइम क्या होता है, हमारे पिकनिक टाइम क्या होता है, हमारे मूवी टाइम क्या होता है, हमारा रेस्टोरेंट टाइम क्या होता है, माता पिता के साथ बैठ के उनके साथ हंसी मजाक कैसे किया जाता है, एक रिस्पेक्ट, वो सब चीजें क्या हो रही हैं, धीमे धीमे मिस हो रही हैं। सो एजुकेशन सिस्टम को जो हम एक स्कूल के अंदर चलाते हैं, जिसमें कि एक स्कूलिंग, एक प्रॉपर स्कूलिंग एक बच्चे को मिलती है, और उसमें सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक या 2 बजे तक जो भी टाइम होता है स्कूल का, उसमें बच्चा अपने आप में परफेक्ट बनता है। एंड सी एक मॉरल वैल्यूज एक बच्चे के अंदर होना चाहिए, वो स्कूल के अंदर ही मिलती हैं। आप अगर उसको मशीन बना देंगे तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन उसका दिमाग क्रैश होगा, कहीं ना कहीं क्रैश होगा, जिस प्रकार से हर एक कंप्यूटर या हर एक दूसरी मशीन्स करती हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी हैव टू गिव दैट टाइम, द हैप्पी टाइम फॉर एवरी चाइल्ड। सो यही मेरा सिर्फ एक ये सवाल है हर एक पेरेंट के ऊपर भी, क्या हम ओवरबर्डन कर रहे हैं अपने बच्चे को या हम उसको खुशियां दे रहे हैं? जी, बिल्कुल सही सवाल आपने रखा है हमारी ऑडियंस के सामने। आई एम श्योर दे विल रेट्रोस्पेक्ट ऑन दिस, इंट्रोस्पेक्ट ऑन दिस एंड अंडरस्टैंड कि राइट आंसर क्या है। मैम के पास जाते हैं, और मैम इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे दिमाग में है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। नितिन सर ने जो बताया, मैम बहुत एक्सट्रीम चीज़ें सुनने को मिलती हैं, मतलब बच्चों का इस उम्र में सुसाइड करना, मतलब ऐसे स्टेप्स ले देना, दिल को कहीं ना कहीं छू जाता है। क्या बच्चे इतना एक्सेस प्रेशर ले रहे हैं? क्या वो हैवी वेट बैग्स जो उनके साथ क्लास 1 से शुरू हो जाता है, क्लास 12 तक चलता है, के साथ वो क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एनुअल प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स जो उनकी एनुअली आती हैं, इन सब का इतना प्रभाव बनने लग गया है कि अब बच्चे स्कूल से कटने की तो नहीं सोच रहे हैं। आपने पहले तो नहीं सुना था स्कूल ड्रॉप आउट, समथिंग लाइक दीज वर्ड्स, बट नाउ इट्स वेरी 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 फ्रीक्वेंट जब सुनने को मिलता है स्कूल ड्रॉप आउट है। भाई अरे स्कूल तो हमारी पहली जगह है जहाँ से हमारा सब कुछ शुरू होता है, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, स्किल्स।
तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा? क्या कोई सोसाइटी का प्रेशर है, क्या टीचर्स का प्रेशर है, क्या एजुकेशन सिस्टम प्रणाली का ऐसा प्रेशर है कि हमको सिर्फ एक एनुअल रिपोर्ट को ही मेजर करना है एक बच्चे को डेवलपमेंट में देखने के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अगर हम रिपोर्ट्स देखें नेशनली, जी तो आजकल फैमिली जो वैल्यूज हैं, जी आई थिंक दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज सोसाइटीज, ओके और यू कैन से फॉर अंडर अचीवर्स in the student जी progress. Reason being, देखिए स्कूल्स तो अब इतने प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, मैं कहूंगी हर स्कूल झांसी का ऐसा प्रोग्रेसिव है, क्योंकि सीबीएसई ने इसमें with the advancement of introduction of national education policy and national curriculum framework, जी इन दोनों के थ्रू उन्होंने ये इंश्योर किया है कि बच्चे को टॉय बेस्ड पेडागोजी मिले, वाह स्टोरी टेलिंग वे मिले, एक चैप्टर को पढ़ाने का, एक सब्जेक्ट को समझाने का। फिर सब्जेक्ट्स में कोई ऐसा स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं रह गया है, इंटरडिसिप्लिनरी आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, अगर हमें बच्चे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ाना है, जी पोल्यूशन पढ़ाना है, तो बच्चे को कहा गया कि तुम एक कार्टून की फिल्म डिसाइड करो, ओके एक कार्टून की फिल्म एक पेपर पे वो बनाइए, और उसमें उसके कैरेक्टर्स क्या हैं कि एक सोलर एनर्जी बना है, एक पोल्यूशन बना है, और एक ये बना है। तो यहाँ पे बच्चा डायलॉग्स भी लिख रहा है, जी आर्ट भी कर रहा है, और साइंस एंड ईवीएस भी सीख रहा है। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी मीडियम ऑफ टीचिंग बन चुका है। देन आफ्टर दैट स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन बहुत हाई है, आर्ट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि बच्चों का प्रेशर और भी कम किया जा रहा है। रोट लर्निंग से अगर हम हट रहे हैं तो बच्चे का तो प्रेशर ही कम हो रहा है ना। तो मैं उल्टा पेरेंट्स से ये कहूंगी कि बच्चे को आप स्कूल के लिए रेगुलर करिए, इन सारी एक्टिविटीज एंड स्किल्स में उसको मैक्सिमम पार्ट कराइए, तो बच्चे का बचपन से ही अच्छा कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, जिससे वो ट्यूशन का भी मन नहीं करेगा उसको, उसका स्कूल जाने का भी मन करेगा, एंड थर्डली बच्चे की वैल्यूज भी अच्छी इनकलकेट होगी। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत वेरी वेल सेड। इनफैक्ट दैट्स द वे, आई मीन इफ द प्रिंसिपल्स आर सजेस्टिंग दैट the curriculum is getting relaxed, there are other ways, interesting ways to make students learn, and exciting ways to make people learn, student learn. I think we should rely on what they are saying, because this is where the command gets in and the leadership skills gets in, to getting it communicated right down to the team to make that happen with your students, right, with your children. Sir, इस पे भी हमने बात किया कि थोड़ा कोचिंग से हटके, थोड़ा प्रेशर से हट करके स्कूल के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ कि अब बहुत तब्दीलियाँ आ रही, और इसी तब्दीली में क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि पहले एक ही चीज़ होती थी, स्पोर्ट्स हो गया तो उसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। अभी नए तरह के गेम्स आ गए हैं, अभी रोबोटिक्स है, AI है, नए तरह के इन्वॉल्वमेंट्स हैं, इंगेजमेंट्स हैं। हम इन सब चीज़ों को कितना डेवलप कर रहे हैं अपने अपने स्कूल्स में, बिकॉज इनकी डिमांड भी है और कहीं ना कहीं ये इंगेजिंग है। मैं स्पोर्ट्स पे ये नहीं कह रहा हूँ कि एथलेटिक्स इज रॉन्ग, मैं ये कह रहा हूँ एथलेटिक्स के साथ क्यों नहीं हम पिकल बॉल्स जो नई चीजें आई, आर्चरी आई है, या मार्शल आर्ट्स हैं, या फिर शूटिंग है, इन सब से भी अपने बच्चों को रूबरू कराएं, ताकि वो इस तरफ भी देखें और इस तरफ भी नाम कमाएं, जो बाहर के इंटरनेशनल स्कूल्स में होता है। इट इज नथिंग न्यू। So my point of asking you is this, that when we talk about extracurricular activities, is this all restricted to the old-fashioned education system where when there were only sports or probably an art? Today, why can't we have a mural art system for the walls of our schools to look classy, or probably a new type of games which is like a pickleball, archery, or shooting, or this type of things? Something new which is more in demand. And today's child is watching that and want to get inside it. आप इन extracurricular activities के बारे में क्या कहना चाहोगे? Well, see, with time you have to change. With time you have to adapt. With time you have to bring out new system. Why? Because अगर हम अपने आप को upgrade नहीं करेंगे, हम अपने students को वो सारी values नहीं दे सकते हैं जो कि इस समय जरूरत है।
आज के ज़माने में अगर आप देखें, जैसे आर्चरी हो गया, शूटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, दिस इज़ ऑल वेरी कॉमन व्हिच हैज़ कम अप इन द curriculum of every school. Like with ICC, ISC board, what we do is normally एक गेम्स का एक प्रोविजन है जो कि हर गेम का जोनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उसके बाद फिर SG5 गेम्स में भी जाते हैं। लेकिन दूसरी तरीके से अगर देखा जाए, सो अब बच्चे को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, बिकॉज आज का बच्चा क्या हो रहा है, दे आर मोर इनटू दे फिंगर एंड थंब यूजिंग, दैट इज द मोबाइल फोन्स, जिसमें कि सबसे ज्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। सो नाउ अब वो फिजिकल हेल्थ रह नहीं गई, उनका इंटरेस्ट गेन कैसे कराया जाए। So that is why, you know, there are few the things what we have to really make sure that our schools are introducing. हम जब इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे रोबोटिक्स हो गया आज, क्योंकि घर बैठे बैठे वो भी बच्चा भी क्या कर रहा है, शॉर्टकट ढूंढ रहा है, वो भी क्या कर रहा है, वो रोबोटिक्स के थ्रू या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है अपनी हर एक क्वेरी को पूरा कर रहा है। तो अगर बच्चे से अगर पूछा जाए, भाई मैं 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे के लिए स्कूल जाऊं, तो जाऊं क्यों, किस लिए, जबकि मुझे सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहा है। सो समहाउ यू हैव टू ब्रिंग आउट सम गुड क्वालिटीज, दैट मींस उनके अंदर इंटरेस्ट जनरेट करना, ये हमारा परम कर्तव्य है और इस चीज को हमें करना जरूरी है, बिकॉज इफ वी आर नॉट डूइंग दिस, देन ऑब्वियसली द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड समहाउ विल बी डाउन. And see, that is what I always say, and I always talk to my teachers also, that see, keep upgrading yourself. Why? Because this artificial intelligence is taking over certain things, and if you're not going to upgrade yourself, आप आगे चल के कैसे अपने बच्चे को उस शिक्षा के ऊपर लेके आओगे. So these are few of the factors what people have to understand, and every school has to somehow inculcate in their curriculum. This is what's supposed to be done. एंड आई गेस हमारे प्रिंसिपल से बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं हमारे शहर में, और इंटरसिटी एक्सपोजर, आई एम श्योर दे आर ऑल वर्किंग ऑन इट. सो देयर आर सम एक्साइटिंग टाइम्स कमिंग अहेड फॉर आवर किड्स टू गेट इन्वॉल्वड इनटू. तो ऑडियंस इस बात का ध्यान रखिए, बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं स्कूल में, हो रही हैं, होंगी आगे चल करके. एक सवाल रह जाता है आखिरी, जिसके मैं अपने शो को खत्म करूंगा सर. उस सवाल मैं आप दोनों से लेना चाहूंगा. तो पहले मैम से शुरुआत करते हैं, ये प्रथा है, लेडीज फर्स्ट. Ma'am, where do you see the education system for Jhansi and Bundelkhand, given the current scenario? How we are going to be scaling up? Where do you see in the next 5 years how advanced or how effective and efficient it will become? Sir, looking at the present scenario, Ji. the future is very bright. Super. Ji. Because with the new schools coming up, जो old schools हैं, they are upgrading themselves. Correct. Exactly. One factor is that. Right. Second factor, जिनको खुद अपनी प्रोग्रेस देखनी है, तो वो सारे स्कूल्स में मैं आप कहूंगी कि विद न्यू पॉलिसीज ऑफ द एजुकेशन, वो अपने आप को और ज्यादा इसमें बेहतर अपना एक, आप कैसे कह सकते हैं कि हर स्कूल अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है कि हम क्या अच्छा करते हैं, क्या खराब करते हैं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है. अगर जब भी ये स्कूल इतना सा काम करना शुरू कर देगा, तो अपने आप ही उसकी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता है. एंड आप ये समझ सकते हैं कि विद द एडवेंट ऑफ स्क्वा, इट इज अ CBSE फ्रेमवर्क व्हिच एंश्योर्स द स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड अश्योरेंस. इस स्क्वा के थ्रू हर स्कूल को अपने आप को असेस करना है, अपने जो वीकनेस हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, सब बतानी है, फिर उसके बाद अपनी वीकनेसेस को एक इम्प्रूवमेंट प्लान में डालना है. तो अपने आप ही आप समझ सकते हैं कि स्कूल अपने आप को अपडेट रखेगा ही. एंड सेकेंड थिंग, टीचर्स का 50 आवर्स का पर ईयर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अब इम्पोर्टेंट हो गया है CBSE. Wow. तो आप समझ ही सकते हैं, सबसे पहले तो स्कूल लीडर का, उसके बाद स्कूल टीचर्स का, सबका अपग्रेडेशन है, सबका डेवलपमेंट जी. अगर ये अपनी ट्रेनिंग, अपना अपग्रेडेशन कर लेंगे, उसके बाद तो आप जान ही सकते हैं कि दे कैन क्रिएट वंडर्स इन द सोसाइटी. So then the product will automatically will be better, all rounded, and having a good you can say global skills. Fantastic. Sir, at the end of the show, what do you want to say on this? That यहाँ से
Jhansi ki education system, where can we see in the next 5 years? What is your take on that? Mark my words, Jhansi is going to become an educational hub. एक टाइम था टू क्रॉस द यूपीएससी एग्जामिनेशन लोग इलाहाबाद जाया करते थे और वहां पे जो है तैयारी करते थे एंड दे यूज्ड टू क्रॉस ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लेकिन झांसी के अंदर इतना पोटेंशियल है और झांसी के अंदर जो स्कूलिंग सिस्टम है, कॉलेजिंग सिस्टम है, आप देखिए यूनिवर्सिटीज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों के पास अपने लाइक दे आर entrepreneurs and then there are n number of things what is happening in Jhansi will be called up as the educational hub. Mark my words. Superb. This is pretty awesome. And I'm very happy to hear from the horse's mouth that this is what it is. It's gonna be an education hub. जिस तरह के प्रोसेसेस मैम ने बताए शिक्षा प्रणाली को सुधारने में, स्कूल के ऊपर आ रहे हैं, लीडरशिप के आ रहे हैं, टीचर्स के आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली इट विल गोना रिफ्लेक्ट ऑन टू आवर किड्स एंड चिल्ड्रंस. दैट्स प्रीटी गुड. सर, हम झांसी और बुंदेलखंड के लिए शो करते हैं और इससे कोशिश करते हैं कि हमारे समुदाय को हम इंफॉर्मेशन हर एक मानव जाति को इम्पैक्ट जो करती है उन चीज़ों पे उनको इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें, नॉलेज बढ़ाएं उनकी. आपको हमारा ये शो कैसा लगा और क्या कहना चाहिए, आपका फीडबैक क्या होगा इस लिए, कुछ शब्दों में बस. Sanket ji, it was lovely talking to you and no doubt the initiative what you are taking and especially your team is taking, that is something away from everything because देखिए आज के ज़माने में जहाँ डिजिटलाइजेशन है, जहाँ पे कि लोग डिजिटल न्यूज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक्सपर्ट्स की सुनना चाहते हैं, वहां पे जरूरी है कि आप जैसे लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड यू आर रियली मेकिंग द सिनेरियो डिफरेंट. आप इस चीज को जैसे कहते हैं ना कि हर एक फील्ड में हर कोई माहिर नहीं होता, लेकिन हर फील्ड का माहिर इंसान जब आप बुला के या उसको अगर आप उससे कुछ ना कुछ सवाल जवाब करेंगे तो जाहिर सी बात है जो व्यूअर्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ एक शिक्षा का स्रोत होते हैं जो हम सब बनते हैं आपस में एक दूसरे के लिए. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. आपने कहा बहुत अच्छा लगा, मोटिवेशन. मैम, हाउ डू यू फील बीइंग ऑन द शो एंड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द शो, जो हम हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचाने का है कि लोगों को घर बैठे ऑफ कोर्स जैसे कि सर ने कहा एक्सपर्ट्स को हम लेके आना चाहते हैं जिससे कि उनको दो बातें और सोचने का, समझने का एक ऐसा एहसास भी हो. आप क्या कहना चाहेंगे मैम, हमारे लिए क्या फीडबैक है आपका? Sir, I would say it is a very good opportunity and a very good initiative which you have taken. आप हर कह सकते हैं कि हर सब्जेक्ट, हर एरियाज ऑफ कंसर्न जो हमारी झांसी की सोसाइटी, झांसी के लोगों के लिए है, उसको आप एड्रेस कर रहे हैं. एंड एजुकेशन बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसको आपने अगर आज एड्रेस किया है तो आई थिंक पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस शो को अच्छी तरीके से देखें, करेक्ट इंफॉर्मेशन को लें, जिससे कि हम अननेसेसरी मिथ्स और र्यूमर्स, ऐसी जो बेकार की बातें होती हैं जो शिक्षा के लिए फैलाई जाती हैं, उनको दरकिनार करके, अलग करके, करेक्ट इंफॉर्मेशन लेके अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करें. एंड आपका ये स्टेप है, this is very good. I'm so happy about it and my best wishes for you, sir. Thank you so much, ma'am. It's very motivating. Both of you have said such wonderful things and we will definitely keep this promise to you that we'll get quality inside this show. Audience, thank you so much for spending your time with us. हमें उम्मीद है आप इस शो से बहुत कुछ लेके जाएंगे. कुछ बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल्स ने of the coveted reputed institutes have already informed us. हमें सहायता मिलेगी एक अच्छे निर्णय पे आने की. और इसी वादे के साथ कि अगले एपिसोड में कोई अगला सेगमेंट पकड़ेंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को लाएंगे और फिर कुछ को दे देंगे, फिर कुछ जानकारी बढ़ाएंगे. उसके साथ नमस्कार, अपना ख्याल रखें. संकेत जी, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, रोशनी कर खुदा को मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. Wow, that's really good, sir. So on these wonderful lines, I don't have to say anything. Thank you. नया है युग, नया जमाना, नए है पीढ़ी, नया तराना, तो बोलो हल्ला बोल, बुंदेले हल्ला बोल, ये है नई झांसी और ऊपर का बुंदेलखंड. बोलो हल्ला बोल, बुंदे हल्ला बोल, तुम बोलो हल्ला बोल, बुंदेले हल्ला बोल.